नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा तीसरा। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और ये आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, ये प्राचीन भारत से रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो प्राचीन भारत से रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल में किस प्रकार के ग्रह अवशेष मिले हैं। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल से जो है किस प्रकार के ग्रह अवशेष मिले हैं। ऑप्शन देखिए, त्रिकोणीय या गोलाकार, आयताकार या गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हड़प्पा सभ्यता की मेहरगढ़ स्थल में किस प्रकार की ग्रह के अवशेष मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गाकार या आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे वर्गाकार या आयताकार ग्रह अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ स्थल से। मेहरगढ़ स्थल दोस्तों आप जानती हैं, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं डिटेल में मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप डिटेल क्लास जरूर देखें। तो दोस्तों मेहरगढ़ जो स्थल है ये आपका कहाँ है। ये आपका पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में आपका क्या है, मेहरगढ़। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ से ही दोस्तों पहली बार जो है कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, किसके मिले थे, कृषि के साक्ष्य मिले थे सर्वप्रथम। ठीक है, कृषि के साक्ष्य जिसमें आपका गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन पुरास्थल है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। आपको बताना है किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर साहनी, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी, या फिर एस आर राव। क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों की खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एस आर राव। ठीक है, याद रखेंगे एस आर राव ने जो है लोथल स्थल की दोस्तों क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, लोथल स्थल की खोज किसने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी, खोज की थी एस आर राव ने। कब की थी अगर पूछा जाता है तो लोथल स्थल की खोज जो है एस आर राव ने जो है कब की थी, 1954 में की थी। ठीक है, 1954 में खोज की थी लोथल स्थल की। ठीक है, साथ ही साथ लोथल आप जानती हैं यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख और प्राचीन बंदरगाह शहर है दोस्तों। और आपको पूछा जा सकता है जो लोथल है ये किन नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है दोस्तों ये साबरमती और भोगवा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, साबरमती, ठीक है, साबरमती और ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, साबरमती और भोगवा। ठीक है, साबरमती और भोगवा नदी के बीच स्थित है दोस्तों आपका लोथल स्थल। ठीक है, विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है दोस्तों लोथल। और यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि लोथल स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो लोथल स्थल है यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पहला याद रखेंगे, यहाँ से जो है डॉकयार्ड मिले हैं, यानी कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा। ठीक है, पूछा जाएगा आपका। ठीक है, कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं। गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड। ठीक है, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। साथ ही साथ मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, मनके मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी लोथल से मिले हैं। ठीक है, और लोथल से क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, युग्म समाधान मिले हैं।
ठीक है, क्या मिले हैं? युग्म समाधान। ठीक है, युग्म समाधान भी मिले हैं, तो ये भी याद रखेंगे। लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और लोथल क्या किन नदियों के बीच स्थित है, ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। लोथल की खोज कब की थी? SR राव ने। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बोलन दर्रे के पास स्थित है। ऑप्शन देखिए, चिराद, मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जो मेहरगढ़ है ये दोस्तों बोलन दर्रे के पास स्थित है, यानी कि ये पुरातात्विक स्थल है दोस्तों मेहरगढ़, और वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये मैंने बता दिया आपको, मेहरगढ़ जो है ये यहाँ से दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको बताना है चालकोलिथिक युग। ठीक है, या चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालकोलिथिक। जो चालकोलिथिक युग है इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? ताम्र पाषाण युग। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ताम्र पाषाण युग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चालकोलिथिक युग को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे तांबा और पत्थर। ठीक है, देखिए ताम्र पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है चालकोलिथिक युग को। ठीक है, ताम्र यानी कि तांबा, और यहाँ पर पाषाण यानी कि पत्थर। तो आपको याद रखना है कि वह काल जब मनुष्यों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का उपयोग करना शुरू कर लिया था, तो उसको कहा जाता है ताम्र पाषाण युग या चालकोलिथिक एज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन्हें वेदांत कहा गया है? तो वेदांत किन्हें कहा गया है आपको आंसर करना है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग या फिर आरण्यक। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? निम्न में से किन्हें वेदांत कहा गया है? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, किन्हें वेदांत कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेदांत आप जानती हैं दोस्तों, वेदांत का मतलब होता है, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। ठीक है, यानी कि वेदांत जो है यह हिंदू दर्शन की एक शाखा है जो उपनिषदों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, किससे उत्पन्न हुई है? उपनिषदों से। ठीक है, याद रखेंगे। या ऐसे कह सकते हैं वेदांत जो है एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें हमारी वास्तविक दिव्य प्रकृति को समझने और जीवन के परम सत्य का अनुभव करने में मदद करता है। तो वेदांत जो है ये क्या है? हिंदू दर्शन की एक शाखा है दोस्तों। ठीक है, जो उपनिषदों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई थी? ऑप्शन देखिए, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। तो आपको बताना है बौद्ध संघ में, मैंने आपको अच्छे से बताया था, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी ये आपको बताना है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों स्त्रियों को जो है प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश जो है प्रवेश की अनुमति दी थी। तो कहाँ दी थी? बौद्ध संघ में। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वैशाली। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा वैशाली। तो याद रखेंगे दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर जो है
क्या किया था, वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणियों को प्रवेश दिया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति किसने दी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, किसने दी थी? महात्मा बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने दी थी। ठीक है, कहाँ दी थी? वैशाली में दी थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है किसके कहने पर, ठीक है, यानी कि किसके अनुरोध पर किया था भगवान बुद्ध ने। ठीक है, ठीक है, अनुरोध किसके अनुरोध पर किया था? ये किया था दोस्तों अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर जो है भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, किसके अनुरोध पर दी थी ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर करेंगे। 7 है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? आपको बताना है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ऑप्शन देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक कथाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का राइट आंसर? मैंने आपको बताया था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है, इनके अंदर क्या है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन जो हैं ये कहाँ हैं, किस में संकलित हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने बताया था त्रिपिटक। ठीक है, क्या बताया था? ये तीनों क्या हैं? त्रिपिटक हैं। ठीक है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म का एक क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक जो है दोस्तों याद रखेंगे, त्रिपिटक को 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है जो विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या है आपको याद रखना है, विनय पिटक में है दोस्तों, इसमें भिक्षुणियों और भिक्षुओं के लिए जो है अनुशासन संबंधी नियम है। तो क्या है विनय पिटक में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या है इसमें? इसमें जो भिक्षुओं और भिक्षुणी, ठीक है, इनके लिए जो है क्या है, इनके लिए जो है अनुशासन संबंधी नियम है इसमें। ठीक है, अनुशासन संबंधी नियम। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचन, उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है ये सुत्त पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन है। ठीक है, यानी कि बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धांत है इसमें अभिधम पिटक में। ठीक है, तीनों याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, विनय पिटक में मैंने बता दिया आपको क्या है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में भिक्षुओं और इनके लिए जो है शासन संबंधी, अनुशासन संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में जो है इसमें भगवान बुद्ध के क्या है? प्रवचन। ठीक है, प्रवचन हो गए, उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, शिक्षाओं का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है, भगवान बुद्ध के प्रवचन, उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में मैंने बताया आपको, इसमें भिक्षुणियों और भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है। अभिधम पिटक में इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन है इसमें, इससे याद रखेंगे। ठीक है, बौद्ध, क्या है इसमें? बौद्ध दर्शन। ठीक है, क्या है? बौद्ध दर्शन। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आपको बताना है विश्व शांति स्तूप, ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है बिहार में। ऑप्शन देखिए, राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है दोस्तों ये विश्व शांति स्तूप। ये कहाँ है? ये है बिहार में, ठीक है। बिहार में तो है, लेकिन बिहार में कहाँ है ये पूछा गया है। तो बिहार में दोस्तों ये है आपका राजगीर में, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व शांति स्तूप जो है ये भारत के बिहार राज्य के राजगीर में जो है रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। याद रखेंगे, पहाड़ी भी यहाँ पर याद रखेंगे, रत्नागिरी, ठीक है। क्या याद रखेंगे? रत्नागिरी, ठीक है। तो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, क्या है स्थित? विश्व शांति स्तूप, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और साथ ही साथ जो विश्व शांति स्तूप है इसको जो है किसने बनाया इसको? तो इसको जो है जापानी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसको बनाया गया था। याद रखेंगे इसको। कहाँ है? बिहार के राजगीर में, ठीक है। बिहार राज्य के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है दोस्तों ये स्तूप, ठीक है। और इस विश्व शांति स्तूप जो है ये सफेद स्तूप है बिल्कुल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। आपको बताना है बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है निर्मित की गई थी। ऑप्शन देखिए, श्रीलंकाइयों द्वारा, भूटानियों के द्वारा, या फिर जापानियों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है बुद्ध की, ये कहाँ है? बोधगया में है। बोधगया कहाँ है आपका? ये है बिहार में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बिहार में है दोस्तों 80 फुट बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा। कहाँ है? बोधगया बिहार में है, ठीक है। इसका निर्माण भी जो है किसने किया था? इसका निर्माण किया था जापानियों के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापान के दाइजोक्यो बौद्ध संप्रदाय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। जापानियों के द्वारा तो किया गया था, लेकिन जापान के कौन से संप्रदाय अगर आपको पूछा जाएगा तो संप्रदाय भी याद रखेंगे, दाइजोक्यो संप्रदाय, ठीक है। दाइजोक्यो, जो अदा क जोक्यो, ठीक है। दाइजोक्यो संप्रदाय के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपको बताना है। यहाँ पर 11 में सातवाहन वंश, मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश के शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? ऑप्शन देखिए, तमिल, संस्कृत, प्राकृत, या फिर पाली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा थी दोस्तों प्राकृत, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा थी प्राकृत, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सातवाहन वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था कौन था? आपको पूछा जा सकता है संस्थापक, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था दोस्तों सिमुक, ठीक है। कौन था? सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये क्या था? ये दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी, ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि अगर पूछी जाती है तो सातवाहन वंश की जो लिपि थी, ठीक है, लिपि क्या थी?
लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासकों ने सबसे पहले जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे। शीशे के सिक्के जो है किस वंश ने चलाए थे? सातवाहन वंश ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भूमिदान की प्रथा भी सबसे पहले शुरू की गई थी सातवाहनों के द्वारा। ठीक है, भूमिदान। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सिमुक ने किस कर्ण सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सुशर्मा। ठीक है, तो कर्ण वंश सम्राट था दोस्तों सुशर्मा, इसकी हत्या करके जो है सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुशर्मा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? आपको ये बताना है 13 में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन देखिए, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम जो है, आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के समय ही जो है दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने डिटेल क्लास में आपको अच्छे से समझा रखा है गुप्त साम्राज्य, इसको आप अच्छे से देखें। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अंतिम गुप्त शासक कौन था 14 में? ऑप्शन देखिए, पाणिदत्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या फिर दुष्यंत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विष्णुगुप्त जो है दोस्तों ये गुप्त अंतिम गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल जो है इसकी जो स्थापना की थी, शुरुआत की थी, किसने की थी गुप्त साम्राज्य में? श्रीगुप्त ने। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो विस्तार हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? आपको बताना है गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन देखिए, महत्तर, दंडपाशिक, उपरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दंडपाशिक। ठीक है, याद रखेंगे गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य मैंने बताया था, गुप्त साम्राज्य का जो काल रहा है वो रहा है 320 से लेकर 550 ईस्वी तक। ठीक है, 320 से लेकर 550 ईस्वी तक जो है आपका गुप्त साम्राज्य का काल रहा है, शासन किया गुप्तों ने। और साथ ही साथ जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को जो है संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक जो विस्तार हुआ गुप्त साम्राज्य का वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, जिसे भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इनकी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जो है कला, विज्ञान और साहित्य और प्रशासन में जो है काफी सारी प्रगति हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। 16 है दोस्तों, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? आपको बताना है गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन देखिए, रहट या घंटी यंत्र, भाट यंत्र, चाट यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 16 का? गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा रहट या घंटी यंत्र। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा
सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में? रहट या घंटी यंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है पल्लव वंश का जो है संस्थापक कौन था। ऑप्शन देखिए, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर अपराजित वर्मन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। ठीक है, तो पल्लव वंश दोस्तों आपको याद रखना है पल्लव वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पल्लव वंश जो है ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था दोस्तों। ठीक है, कहाँ का था? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था पल्लव वंश। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे कांचीपुरम। कांचीपुरम यानी कि आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है इनकी राजधानी थी दोस्तों पल्लव वंश की। ठीक है, संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। और प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रमुख शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, सिंह विष्णु हो गया। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। 18 है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? आपको बताना है मत विलास प्रहसन इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो है दोस्तों पल्लव शासक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महेंद्र वर्मन की रचना है दोस्तों ये मत विलास प्रहसन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों। वातापीकोट या महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में वातापीकोट और महामल्ल की उपाधि जो है किसने धारण की थी? ऑप्शन देखिए, सिंह विष्णु, नरेंद्र नाथ, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपको राइट आंसर क्या करना है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको पल्लव वंश के प्रमुख शासक बताए थे, तो यहाँ पर आपका पल्लव वंश ही चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातापीकोट और महामल्ल की उपाधि ली थी दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है आपको चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है चोल वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन देखिए, अपरांतक फर्स्ट, राजेंद्र तृतीय, राजराज प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र तृतीय। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, चोल वंश की बात करें तो चोल वंश भी आपका ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली जो है राजवंश था ये दक्षिण भारत का। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण भारत का एक प्रमुख शक्तिशाली राजवंश था दोस्तों ये चोल वंश। ठीक है, चोल वंश दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये संस्थापक आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चोल वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? विजयालय को। ठीक है, किसको माना जाता है? विजयालय। विजयालय। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? विजयालय को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और विजयालय ने दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजावुर बनाई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी राजधानी? तंजावुर। ठीक है, तंजावुर बनाई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने बताया था चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, आपको पूछा जा सकता है। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों? नाम याद रखना है, राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा राज प्रथम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ चोल वंश दोस्तों अपनी मजबूत नौसेना तथा
कुशल स्थानीय स्वशासन व प्रसिद्ध द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए चोल वंश को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चोल वंश में आपने देखा है पूछा गया है, मजबूत नौसेना इनके पास थी। ठीक है, कुशल स्थानीय स्वशासन इनके पास था, और साथ ही साथ प्रसिद्ध द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए जो है चोल वंश को जाना जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों चोल वंश से आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी जो है क्या थी। ऑप्शन देखिए, कांची, वातापी, मान्यखेत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा मान्यखेत। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मान्यखेत जो है दोस्तों राजधानी थी राष्ट्रकूट राजवंश की। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, कहाँ का था ये राष्ट्रकूट राजवंश, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है राष्ट्रकूट राजवंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश की जो स्थापना की थी, संस्थापक कौन था राष्ट्रकूट राजवंश का, तो नाम याद रखेंगे दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। ठीक है, याद रखेंगे दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट राजवंश का क्या था दोस्तों, ये संस्थापक था। ठीक है, राजधानी कहाँ थी राष्ट्रकूट वंश की, मान्यखेत। ठीक है, प्रमुख शासक कौन कौन से थे राष्ट्रकूट राजवंश के। ठीक है, कौन कौन से थे, जिसमें आपका नाम आता है कृष्ण प्रथम का, ये प्रमुख थे दोस्तों इसमें, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, इंद्र तृतीय हो गया, तो इसमें प्रमुख जो थे कौन थे, कृष्ण प्रथम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रकूट जो राजवंश था ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मालवा तक फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश से दोस्तों सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राष्ट्रकूट वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था पूछा जा सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मालवा तक ही फैला हुआ था दोस्तों। प्रमुख शासक कौन था, राजधानी कहाँ थी, स्थापना किसने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 का आंसर करेंगे। 22 है दोस्तों, गजवा ए हिंद के नाम से हमला किसने करवाया था। तो आपको बताना है भारत में गजवा ए हिंद के नाम से हमला किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या फिर इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में, गजवा ए हिंद जो है के नाम से हमला किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा 22 का, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसका जो इसने भारत पर आक्रमण किया था उसको कहा जाता है गजवा ए हिंद, यानी कि आपका गजवा के हिंद का मतलब होता है भौज की एक लड़ाई, इसको आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो आप जानती हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है ये एक अरब सेनापति था। ठीक है, इसने पहला, इसको जो है मोहम्मद बिन कासिम को पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है, पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है दोस्तों, सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। इसने जो है कब आक्रमण किया था, इसने किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, 712 ईस्वी में इसने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से यानी कि आधुनिक पाकिस्तान पर हमला किया, जिससे पहली बार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। तो मुस्लिम शासन की शुरुआत जो है इसी से हुई दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, 23 है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है दोस्तों 23 में तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1191, 1192, 1193, 1194। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1192 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो यहाँ से दोस्तों आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है? तराइन के कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो तराइन का जो पहला युद्ध था, ठीक है, फर्स्ट जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1191 में, ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में, ठीक है। दोनों चीज याद रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 92 में, ठीक है। पूछे जाते हैं जो तराइन का पहला युद्ध था दोस्तों, इसमें कौन जीता था, ठीक है, और तराइन के दूसरे युद्ध में कौन जीता था, ये पूछा जाता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे, तराइन का जो युद्ध हुआ था पहला और दूसरा, ये युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए थे तराइन का युद्ध, ठीक है। पहले तराइन के युद्ध में क्या हुआ था? इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हुआ था? विजयी रहा था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और दूसरे युद्ध में जो है, यानी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी रहा था, ठीक है। गोरी, मोहम्मद गोरी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहा। दूसरा जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ? 1192 में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है विजयी रहा। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, तराइन का पहला और दूसरा, ठीक है। और गोरी के बाद जो है भारत में दोस्तों जो है तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। आपको पता है गोरी ने क्या किया था? भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये दोनों जो है तराइन का पहला और दूसरा युद्ध आपको याद रखना है, कब हुआ था और किन के बीच हुआ था और कौन इसमें विजयी रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 का आंसर करेंगे, मोहम्मद गोरी ने गजनी पर कब आक्रमण किया था? आपको बताना है मोहम्मद गोरी ने जो है गजनी पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन देखिए, 1174 ईस्वी में, 1175, 1173 ईस्वी में, या फिर 1172 ईस्वी में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 24 में क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी ने गजनी पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? वो किया था दोस्तों 1173 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गजनी पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी की बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद गोरी से आपको याद रखना है, मोहम्मद गोरी का शासन कब से कब तक रहा, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों 1149 से लेकर आपका 1206 तक जो है इसने शासन किया था, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था, ठीक है। वर्तमान में जो है दोस्तों मध्य जो है कहाँ का निवासी था? ये निवासी था मध्य अफगानिस्तान का, ठीक है। मोहम्मद गोरी कहाँ का निवासी था? ये मध्य अफगानिस्तान का निवासी था, ठीक है। आपने देखा कि अभी ऊपर मैंने बताया था मोहम्मद गोरी ने तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, ठीक है। अभी ऊपर बताया था तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा। साथ ही साथ दोस्तों इसने एक इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़ा, चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मोहम्मद गोरी के युद्ध अगर आपको पूछे जाते हैं तो दो तो आपको पता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इसके साथ ही साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट है इनका चंदावर का युद्ध, ठीक है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये पूछा जाता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था ये भी याद रखना है। ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जो है जयचंद को जो है गौरी ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है। और गजनी पर आक्रमण किया था गौरी ने 1173-74 में किया था। और इसमें जो है गौरी ने जो है सफलतापूर्वक जो है उसने इस युद्ध को जीता और वहाँ का जो है क्या बन गया? गवर्नर बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मोहम्मद गौरी से कब तक शासन किया, वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, कहाँ का निवासी था, ठीक है, और कौन कौन से युद्ध लड़े? तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 में और जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, ठीक है। और गजनी पर आक्रमण किया था 1173-74 में, ठीक है। और फिर उसके बाद जीतने के बाद, गजनी को जीतने के बाद ये फिर वहाँ का क्या बन गया? गवर्नर बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का आंसर करेंगे, संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? आपको बताना है तमिल वेद जो है
किसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुराल, शिल्पाधिकारम, मणि मैकले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है, तो कुराल को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 25 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का आंसर करेंगे, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। आपको बताना है तमिल काव्य का इलियड जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, तोलकाप्यम, ठीक है, शिल्पाधिकारम, कुराल या मणिमैकले। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, तो इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 26 का। ठीक है, तमिल काव्य दोस्तों आपको याद रखने से आपका शिल्पाधिकारम हो गया, ठीक है, तोलकाप्यम हो गया, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका तमिल काव्य है। ठीक है, साथ ही साथ जो मणि मैकले जो है ये भी आपका तमिल काव्य है। तो सारे तमिल काव्य ही याद रखने हैं। इलियड किसको कहा जाता है, शिल्पाधिकारम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का आंसर करेंगे, मत्स्य महाजनपद की राजधानी बतानी है आपको। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, हाटक, शक्तिमती, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, यहाँ से दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 महाजनपदों से इनकी राजधानी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, मत्स्य महाजनपद की विराटनगर थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसे हाटक हो गया, ठीक है, जैसे आपका अंग हो गया, पूछा जाता है अंग की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अंग है, अंग की राजधानी कहाँ थी, अंग महाजनपद की। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा। क्या थी, चंपा। ठीक है, उसी प्रकार आपका मगध, ठीक है, पूछे जाते हैं, इनको याद रखने। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, राजगृह। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह। उसी प्रकार आपका काशी की क्या थी, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बताइए। काशी महाजनपद की राजधानी थी आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक है, वज्जी की वैशाली हो गया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कहाँ की थी राजधानी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, साथ ही साथ अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। और गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। तो ये 16 के 16 महाजनपद दोस्तों आपने अच्छे से इनकी राजधानियाँ याद रखनी है। यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। 28 का आंसर करेंगे, द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। आपको बताना है दोस्तों द्वितीय जैन तीर्थकर कौन थे। तो दूसरे नंबर के जो जैन तीर्थकर थे वो थे अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह बताना है क्या था। ऑप्शन देखिए, सांड, सर्प, सिंह या फिर हाथी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था दोस्तों हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जैन तीर्थकर आप जानती हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए दोस्तों। ठीक है, इनमें इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे जो अजितनाथ थे ये दूसरे नंबर के जैन तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो अन्य जो हैं आपके तीर्थकर हुए, जैसे आपका ऋषभ देव है, ऋषभ देव का जो क्या था प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका था बैल। ठीक है, बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, घोड़ा किसका था, घोड़ा जो है ये संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या था, सिंह जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का।
ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सर्प किसका था? सर्प था आपका पार्श्वनाथ का। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारे जो हैं अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये पूछ ले जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 29 में। 29 का आंसर करिए। 29 है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग। ठीक है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र, पावापुरी, कुंडग्राम या फिर मथुरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? तो दोस्तों मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर युग आप जानती हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का वह काल जब भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण और इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव रहा। वो ऐसे युग को हम क्या कहते हैं? मौर्योत्तर युग कहते हैं। मौर्योत्तर युग दोस्तों आपको याद रखना है। तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मौर्योत्तर युग आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो काल आया वो आपका आया मौर्योत्तर युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको बताने हैं पाशुपत संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन देखिए, विष्णु, पाशुपत, लकुलिस या फिर महेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों लकुलिस। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लकुलिस। साथ ही साथ पाशुपत संप्रदाय जो है इसको याद रखना है, ये हिंदू धर्म की शैव परंपरा से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म में शैव जो है शैव परंपरा से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है जो पाशुपत संप्रदाय था दोस्तों ये हिंदू धर्म की शैव परंपरा से संबंधित है। इसमें क्या था? जो पाशुपत संप्रदाय था इसको आप कह सकते हैं शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था ये। यानी कि ये मान के चले, यानी कि जो भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, यानी कि जो भगवान शिव की पाशुपत यानी कि प्राणियों के स्वामी के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, यह शैव धर्म का एक क्या है? प्रमुख संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। ठीक है, इस पाशुपत संप्रदाय का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इनका उद्देश्य था दोस्तों सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना। ठीक है, याद रखेंगे, किससे? सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना। ठीक है, मुक्ति पाना जो है पाशुपत संप्रदाय का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।